तो भाई जी चल रहा है। हाँ, छोड़ दो। फिर चेक करना। स्टार्ट टॉकिंग नोट्स।
हेलो। 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 क्या? हेलो। हेलो। इसका आवाज नहीं। हेलो। 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 सुना भी नहीं दे रहा। मैं तो कर सकता हूँ। मेरा मेरे से कनेक्ट कर दे दोगे। फिर से आपसे तो क्या है? मेरा ब्लूटूथ मेरे से कनेक्ट हो गया था। हेलो। चेक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो। 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 हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? दुना जोशाना। हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर शशि खरे मैम, आई कैन सी यू। मैम कैन यू हेयर मी? हेलो। जी मैम, आपका आवाज आ रहा है। शशि खरे मैम भी आ गई, मेरे ख्याल से उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैम जी जी। आपकी ऑडियो इज वर्किंग, एक बार चेक करें मैम। कैन यू हेयर मी? डॉक्टर शशि मैम। आई थिंक आपने डॉक्टर शशि मैम की हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये ऑल को म्यूट किया हुआ है आपने सेंट्रल से। और मैम को अपने उसमें ले लीजिए, एक बार होस्ट में ले लीजिए। एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ यादव मैम को आप होस्ट में इंक्लूड कर दीजिए, नहीं तो हाँ फिर हाँ। हम मुश्किल हो जाएगा बाद में मैम की आवाज सुनना हमें। जी जी, एक मिनट। तो शशि खरे। जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के आई थिंक नाम से हैं, देखिए। एक मिनट। लिव किया है मैडम ने, एक मिनट शायद। हाँ, जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड के नाम से हैं विजिटर। JGS। जी जी एस, जी जी एस। आई कैन सी इट एक्चुअली। इनको जरा वो बना देते हैं। एड एज को होस्ट कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, मैम। आई एडेड। मैंने मैम को एड एज को होस्ट कर दिया है। जी जी डॉक्टर शशि मैम, कैन यू हेयर मी नाउ? ठीक है। Can you hear me? यस मैम, वी कैन हेयर यू नाउ, आफ्टर मेकिंग यू को होस्ट नाउ। तो अब आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है मैम। Okay. थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा और वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर दीजिए पॉसिबल, या क्लोजर टू द माइक्रोफोन। So I think it's already 5 o'clock and ladies हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। Very warm welcome to Dr. Shashi ma'am on our गर्भ संस्कार program, and I welcome all the ladies here जो हमेशा हमारे साथ हर सैटरडे को हमारे साथ जुड़ी होती हैं। A very warm welcome to all of you here on the Saturday session। आज नॉर्मली 5:05 तक हमारे साथ जुड़ती रहती हैं सारी लेडीज मैम, एंड दिल कंटिन्यू टू कीप ज्वाइनिंग अस। तो आपको पीछे से एक आवाज सुनाई देती रहेगी, विच यू विल हियर इट, आई विल हियर इट, बट द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स विल नॉट हियर इट, सो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा उससे। तो आज हमारा, हाँ जी मैम, आपकी प्रेजेंटेशन भी है। छोटा सा प्रेजेंटेशन है, एक मैंने भेजा था, मैंने लगा लिया है इस पे, लगा अच्छा दिया मैम, है। उस ठीक है मैम। आई जस्ट गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर शशि मैम। मैम हमारी जबलपुर की एक सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं, पहले भी हमारे साथ मैम बहुत बार जुड़ी हैं। एक बहुत सीनियर गर्भ संस्कार की वर्कर हैं, और मैम की टॉक्स और मैम के लेक्चर्स जनरली बहुत अच्छे, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत प्यार से लेती हैं मैम। तो हम आज भी एक ऐसा ही लेक्चर है जिसका टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कि हम जो एज अ फैमिली मेंबर, जो हमारा परिवार है, वो हमारी प्रेगनेंसी में और हमारी जो बच्चे जब हमारे छोटे होते हैं, तो हमारे लिए कैसे हमारी मदद कर सकता है और कैसे हमें उसमें एकजुट होकर एक साथ रहना होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी जितनी भी लेडीज यहाँ पर हैं,
एंड बिफोर आई हैंड ओवर टू मैम, आप लोग अपने घर में अगर आपकी मदर, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके सास हैं, उन सबको भी अपने साथ बिठा लीजिए, उनको भी ये लेक्चर सुनाइए। आपके हस्बैंड हैं साथ में, उनको भी बिठाइए। ये फैमिली के लिए लेक्चर है। आपके बच्चे हैं बड़े कोई और, उनको भी बिठाइए साथ में। जो भी आसपास लोग हैं सबको बिठाकर सुनाइए, स्पीकर पर लगाइए। और ये एक बहुत ही अच्छा फैमिली टॉक होने वाला है। जो बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट हमारी मैम है, वो आपसे आज बात करेंगी। डॉक्टर शशि मैम, वेरी वार्म वेलकम टू यू हियर वंस अगेन। एंड थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत आभार कि उन लोगों ने आज यहाँ ज्वाइन किया और कुछ मुझे सुनने के लिए तैयार हैं और मुझे सुनाने का अवसर दिया। तो आज का टॉपिक जैसे आपको सबको मालूम है, अभी तक तो आपने बहुत सारे टॉपिक सुने, बहुत सारे सेशन अटेंड किए, जिसमें आपको ये बताया कि आपको क्या करना है ना। आपको कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसा सोचना है, क्या क्या करना है, सब आपके बारे में बताए। पर आज है ना, मैं ऐसा एक टॉपिक लेके आई हूँ कि आपके फैमिली मेंबर को क्या करना है। पर क्यों हम फैमिली मेंबर के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये उन्हें भी बताएं। तो जैसा अभी मैडम ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आप घर से अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर जो भी हैं उनको अपने साथ बिठा लीजिए और स्पीकर पे लगा लीजिए। तो कुछ थोड़ी बातें वो भी सुन लेंगे मुझसे और शायद उसको अप्लाई भी कर लेंगे फिर, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, बहुत लाइफ का बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी जो है वो माँ का दूसरा जन्म होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप कितना क्रूशियल है। स्लाइड लगाने में अभी लगा दीजिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो क्यों इतना क्रूशियल है, क्योंकि बहुत संवेदनशील है और बहुत सारे चेंजेस आते हैं मदर में, बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हार्मोन्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स ऐड होते हैं प्रेगनेंसी में, जिससे है ना मदर की जो इमोशनल कंडीशंस है उसमें भी बहुत चेंज आते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें सबका साथ रहे। अब आजकल क्या हो गया है कि फैमिली आजकल न्यूक्लियर फैमिली भी है और ज्वाइंट फैमिली भी है। जिनके पास ज्वाइंट फैमिली है, मैं समझती हूँ कि प्रेगनेंसी में स्पेशली अगर ज्वाइंट फैमिली में आप रहते हैं तो एक आपको बोन है, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जब आपके फैमिली मेंबर आपके साथ रहेंगे। आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम है ना अपने पड़ोसियों से, अपने नेबर से, अपने कलीग से और कुछ आया बाई को रख के और सबका काम चला लेंगे। नहीं, जो रिश्ता खून का है परिवार वालों के साथ, क्योंकि जो आप है ना, किसी की बहू है, किसी की भाभी है, किसी की पत्नी है, एक भावनात्मक जुड़ाव है। और जो बच्चा आ रहा है उससे भी बड़ा भावनात्मक जुड़ाव है सबको। किसी का नाती है, नाती पोतिया है, तो किसी का पोता है, पोती है, तो किसी का भांजी है, भांजा है, तो किसी का भतीजा भतीजी आ रहे हैं। तो सोचिए कितना भावनात्मक जुड़ाव है, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रह सकता है। तो जो ज्वाइंट फैमिली में है उनके लिए बहुत ही लकी है। और ये बहुत जरूरी है कि फैमिली का सपोर्ट रहे, क्योंकि देखिए जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उन लोगों को भी अगर आपने महसूस किया होगा तो वो लोग डिलीवरी के कुछ समय पहले अपने पेरेंट्स को या अपने इन लॉज को बुला लेते हैं, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के नहीं हो सकता। और ये तो सिर्फ डिलीवरी की बात हुई, पर अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो बड़ा लंबा पीरियड है, 9 महीने प्रेगनेंसी के और बाद में 3 महीने भी बच्चे की और माँ की देखरेख की। तो 1 साल के लिए कोई कब तक आके रहेगा। तो ज्वाइंट फैमिली जब रहती है तो सब लोग इकट्ठे रहते हैं और बड़े आराम से ये पीरियड आराम से निकल जाता है बिना ज्यादा मुसीबतों के। बड़ों का अनुभव होता है, छोटों हस्बैंड का भी प्यार होता है और अपने बराबर के लोगों का प्यार होता है, स्नेह होता है। तो इसलिए उस सब वातावरण में, उस पॉजिटिव वातावरण में बहुत ही स्मूथली ये पीरियड निकल जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है परिवार की, फैमिली की प्रेगनेंसी में। अब आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते नहीं हो रहा। अब अपन इस पे आते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हैं।
अगर हमारे पास अच्छा भरा पूरा परिवार है तो उसके बेनिफिट क्या है, तो उसके जो फायदे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बहुत सुरक्षित वातावरण रहता है, बहुत सुरक्षित वातावरण रहता है। उस सुरक्षित वातावरण में महिला अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है, बहुत सुरक्षित महसूस करती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि अरे सारे लोग तो हैं, और उसमें जो महिलाएं रहती हैं, स्पेशली मदर इन लॉ है या मदर है या जिठानी है, देवरानी है, नंद है, उन लोग सब एक्सपीरियंस्ड भी रहती हैं, तो उससे है ना उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और साथ में है ना इतने सारे लोगों के साथ रहने में, हस्बैंड के साथ रहने में, परिवार के साथ रहने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आत्मविश्वास भी आ जाता है कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, इतने सारे लोग तो मेरे साथ हैं, सारे लोग तो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, सारे लोग तो मेरे साथ हैं, सारे लोग तो मुझे देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई विल बी ऑल राइट, माई बेबी विल बी ऑल राइट, ऐसा हमें समझ में आता है। और साथ ही साथ समय समय पर बराबर देखभाल भी होती रहती है, वो लोग सब मिलकर है ना बराबर देखभाल करते हैं, ठीक है ना, हमारी बहू कैसी है, हमारी भाभी कैसी है, हस्बैंड सोचता है मेरी वाइफ को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो जितना वो आपकी देखभाल कर सकते हैं उस सब और कोई नहीं कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय सभी लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। आजकल की थोड़ा मतलब आजकल जैसा बहुत चल रहा है माहौल, तो लड़कियों को ऐसा लगता है कि नहीं हम तो न्यूक्लियर फैमिली में रहें, बस अपने हस्बैंड के साथ रहें, हम अपनी इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहते। पर बेटा उस सब जो एक खून का रिश्ता है, एक भावनात्मक लगाव है, वो इतना ज्यादा रहता है कि, और स्पेशली प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज्यादा रहता है। इसलिए है ना हमेशा आप ये प्रेफर करिए कि आप ज्वाइंट फैमिली में रहें, अपने परिवार का पूरा, क्योंकि 10-10 हाथ आपके साथ है, इतने लोगों के सद्विचार आपके साथ है, इतने लोगों की पॉजिटिव एटीट्यूड आपके साथ है, तो आप समझ लीजिए कि कितना फायदा होने वाला है आपको। और आप हर मुश्किल से इस प्रेगनेंसी में आराम से निकल जाएंगी। आपकी पूरी 1 साल की जर्नी बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही सुंदर रहेगी, और आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। थोड़ा सा जरूरी है कि इट्स टू वे, ऑल द रिलेशंस आर टू वे, जितना हम प्यार देंगे उतना ही हमें प्यार मिलेगा। तो प्लीज है ना इस चीज का ध्यान रखिए कि क्यों नहीं हो रहा है। अब है ना हम आते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट नहीं हो रहा है भाई। मैम आप कैंसिल करिए, मैं करता हूँ इधर से। अच्छा कैंसिल कर दीजिए। हाँ आप कैंसिल कर दो। इमोशनल सपोर्ट, हाँ जी हम देख पा रहे हैं अभी। डॉक्टर शशि मैम आप सुन पा रही हैं मुझे? डॉक्टर शशि मैम क्या आप मुझे सुन पा रही हैं अभी? आपकी आवाज जी नहीं जी आ रही है अभी। मैम आपकी, अब आ रही है, हाँ अब जी आ मैम रही अब है। आई कैन हियर यू। आपकी मैम स्लाइड्स आर आल्सो विजिबल नाउ आई थिंक। हाँ यस, सो हाँ प्लीज जी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इमोशनल सपोर्ट में हमने अभी बताया कि भावनात्मक सहयोग बहुत जरूरी है। इसमें हार्मोनल डिस्टरबेंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स नए ऐड होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि परिवार के लोग सहयोग दें उसे खुश रहने में, वो सब करें जिससे वो खुश रह सके। उसको तरह तरह के गेम्स खिलाएं, घुमाने ले जाएं, वॉट एवर शी लाइक्स, उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करें। दूसरी बात, कभी कभी है ना जबरदस्ती ही बुरा लगता है,
कभी कभी जबरदस्ती रोना भी आता है ऐसे प्रेगनेंसी में, कभी कभी छोटी सी बात पे भी बहुत गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात पे भी अपने को ऐसा लगता है अरे आज तो कैसा हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप है ना परिवार के लोगों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए कि वो उसको बहुत पॉजिटिवली लें। अगर वो कुछ कह भी दे, कभी गुस्सा भी हो जाए और कुछ, तो उनको लगे, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे हम इतना कर रहे हैं फिर भी ये ऐसा बिहेव कर रही है। नहीं, उसकी कंडीशन अभी इमोशनली बहुत सेटल नहीं है, इसलिए आप उसकी, जब अगर वो परेशानी में है, वो दुख में है, तो आप उसे कंधा दें, उसे बहुत प्यार करें, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करें और उसको हर तरह से दिलासा दें। जब उसको, क्योंकि उसको नई नई प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो उसको अगर कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझाएं, क्योंकि घर में जो अनुभवी महिलाएं हैं उन्हें पूरा अनुभव है, तो वो उसे बता सकती हैं कि नहीं नहीं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह से आप उसे इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। फिर है ना, जैसे कि कभी उसे बगीचे में घुमाने ले जाएं तो आप उसके साथ जाएं, क्योंकि है ना कभी कुछ परेशानी ना आ जाए, पैर ना स्लिप हो जाए। कभी कभी है ना एक्सरसाइज में भी उसकी हेल्प करें, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, अभी आपने इतने सेशन अटेंड किए कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर एक्सरसाइज के समय किसी ना किसी को मौजूद रहना चाहिए। तो वो फैमिली मेंबर का ही काम है कि वो उसे उसके साथ उसको हेल्प करें एक्सरसाइज में, उसे एक बहुत अच्छा आरामदायक वातावरण दें। ये बहुत जरूरी है कि उसे एक बहुत आरामदायक वातावरण दें, हर काम में भागीदारी रखें, हर काम में उसकी जो भी वो कर रही है उसमें आप अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जो भी कुछ समस्या, देखिए जब 4 बर्तन घर में होते हैं तो कभी कभी खटक जाते हैं, तो लेकिन है ना आप हर परिस्थिति में शांतिपूर्वक उसको सहयोग दें, शांतिपूर्वक उस समस्या का निवारण कर दें और जो भी उलझन हो उसको सुलझा लें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, ऐसा कुछ ना हो कि उसे तनाव हो, उसे रोना आए। तो इस तरह है ना हम भावनात्मक सपोर्ट दे सकते हैं, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, बहुत सकारात्मक एटीट्यूड रखें, सकारात्मक संवाद बोलें, घर का वातावरण सकारात्मक लगे, किसी भी तरह से घर में लड़ाई झगड़ा तनाव जितना एब्यूज ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में। और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में तो और भी भावनात्मक सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि जितने आज है ना WHO कहता है कि जितनी मेंटल हेल्थ की जरूरत डिलीवरी के बाद है उतनी लाइफ में कभी भी नहीं होती, क्योंकि उस समय है ना उसके पास बच्चा भी रहता है, उसकी देख रेख भी करनी रहती है, अपनी खुद की भी देख रेख करनी रहती है, और कभी कभी जैसा फैमिली में होता है कि लड़की हो गई तो बहुत परेशानी है। तो इस तरह का सब व्यवहार ना करें, उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। तो अभी आपने लेक्चर सुना होगा, आपने सेशन अटेंड किए होंगे कि हम लोगों ने बताया कि आपको कैसी कैसी डाइट लेना चाहिए, क्या वो आप अपने आप अरेंज कर पाएंगे अगर अकेली है? उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है ना। सब जो जैसा हमने कहा कि संतुलित खाना होना चाहिए, तो संतुलित जो आहार है वो आपको फैमिली के सपोर्ट से ही मिल सकता है। क्या आप रोज बना सकती हैं संतुलित खाना, या आप सर्वेंट के हाथ का खाएंगे? तो कहा जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो सर्वेंट तो उतना अच्छा नहीं बना के दे पाएगी, वो आपकी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, जेठानी है, यही लोग सब बना के दे सकती हैं अच्छा खाना जिसमें भरपूर प्यार भरा रहता है। साथ में संतुलित तो होता ही है, और संतुलित आहार के लिए बाजार से सब सामान लाना पड़ेगा, अच्छे से कुक करना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा कि आज क्या सब्जी बनाई है तो कल का क्या बनाएंगे, इतना प्रोटीन आज हो गया तो कल कार्बोहाइड्रेट कहीं ज्यादा ना हो जाए। इस तरह से संतुलित आहार परिवार के लोग ही ध्यान रख सकते हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकती, आप अकेले क्या बनाएंगी? ऐसे ही है ना, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती प्रेगनेंसी में। जैसे समझ लीजिए कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी है, आपको क्या हुआ, वॉमिटिंग होती है या नौशिया होता है, या कभी कभी खाना बनाने में स्मेल आती है, ठीक है। अब अगर आपको स्मेल आ रही है तो आप क्या खाना बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी ना। तो आपको परिवार के लोगों का सपोर्ट चाहिए, और परिवार के लोगों को ये चाहिए कि आपको सपोर्ट दे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता भी है कि स्मेल आती है तो मदर इन लॉ या घर के लोग कहते रहे हम बना लेंगे इसको, तुम बताओ किचन में, तुम दूसरा ये काम कर लो,
या तुम दूसरा रेस्ट कर लो, या तुम बच्चे को देख लो, हम कर लेंगे। सो दिस वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रिशन में घर के लोग ही बहुत हेल्प करते हैं। फिर कभी कभी कुछ कुछ क्या होता है प्रेगनेंसी में कि बहुत इच्छा अनुसार खाने की इच्छा होती है। अब बाजार का खाने को तो हम लोगों ने मना कर दिया है आपको, तो बाजार का तो आपको खाना नहीं है, स्पेशली इस सीजन में जब पानी गिर रहा है तो कितने बैक्टीरिया रहते हैं, खाना भी अच्छा नहीं होता, मक्खियां इतनी रहती हैं। तो ऐसे में आपको घर का ही खाना खाना है। अब घर में आपकी इच्छा हुई कि आज आपको फुल्की खानी है या आज आपको उपमा खानी है, तो घर के लोग तो ना हेल्प करेंगे इसमें बनाने में। और फैमिली के लोगों से जो सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो प्लीज इस चीज का ध्यान दें। उसकी जब जो भी इच्छा हो वो जरूर उसे बना के खिलाएं। अगर वो खाना नहीं बना पाती, उसे स्मेल आती है, तो प्लीज उसको थोड़े दिन के लिए किचन के काम से मुक्त कर दें, आप लोग उसका काम ले लें। तो इस तरह से फैमिली के लोग बहुत सहयोग देते हैं। इसके बाद है ना आती है मेडिसिन की बात, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन देता है, पर हमने ये देखा है एंटीनेटल विजिट में जब पेशेंट आती हैं तो, या कभी कभी उनके घर आप चले जाओ किसी घर, तो दवाइयां जैसी की तैसी भरी रखी हैं, उनको वो नहीं खाती नहीं है ध्यान से। तो ये घर के परिवार के लोगों का, हस्बैंड का और घर के परिवार के लोगों का वो है, ड्यूटी है कि वो समय समय पर देखें कि जो मेडिसिन उन्हें दी गई है वो मेडिसिन वो जरूर खाएं। समय समय पे आयरन खाना है, कैल्शियम खाना है। कभी कभी उनको आयरन की टेबलेट अच्छी नहीं लगती, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी उनको कैल्शियम की गोली बहुत बड़ी लगती है, तो आप डॉक्टर से बोल के चेंज करवा लें। छोटी साइज की भी कैल्शियम आती है, आयरन के अलग अलग टॉनिक भी आते हैं अगर कैप्सूल नहीं खा सकती हैं तो इस तरह है ना, न्यूट्रिशन में परिवार के लोगों की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है हमें। तो इसलिए परिवार के लोगों को भी चाहिए कि उनका साथ दें और आपको भी चाहिए कि आप उनका सपोर्ट लें। नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है मेडिकल केयर की, क्योंकि है ना एंटीनेटल में तो सभी लोगों को दिखाना रहता है, पोस्टनेटल में भी दिखाना रहता है, डिलीवरी भी आजकल इंस्टीट्यूशनल होती है, तो हमें आप लोगों को आपको मेडिकल केयर लेना होती है। पर उस मेडिकल केयर में आपकी हेल्प कौन करेगा? कोई ना कोई परिवार का तो आपके साथ जाएगा ही ना। न्यूक्लियर फैमिली है तो कभी कभी हस्बैंड ही आते हैं, अदरवाइज यूजुअली मदर इन लॉ ही आती हैं साथ में। और वो बहुत अच्छे से मदर इन लॉ को या जो साथ में आया है उसे बहुत अच्छे से जो डॉक्टर हिदायत देते हैं वो है ना समझना चाहिए, और उनको फॉलो करने के लिए भी लेडी की हेल्प करना चाहिए। ये फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार मतलब, क्योंकि एक बार तो आना नहीं है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा कि ये बहुत लंबी जर्नी है 1 साल की। तो बार बार एंटीनेटल, जैसे मिनिमम 5 बार तो आना ही होता है एंटीनेटल में, तो हर बार आना, उसके लिए व्हीकल अरेंज करना, उसको लाके डॉक्टर के पास तक ले जाना, कभी क्यू में भी बैठना पड़ता है। तो इस तरह से है ना जो परिवार के लोग रहते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं कि वो लेके जाते हैं, साथ में पानी भी लेकर आते हैं, कभी कभी मतलब तरह तरह के जूसेस भी लेके आते हैं कि कभी वेट ना करना पड़े, है ना। अब जैसे बरसात का मौसम है तो व्हीकल का भी ध्यान रखते हैं, 2 व्हीलर से ना आके दे यूजुअली 4 व्हीलर अरेंज करते हैं या इस तरह का कुछ करते हैं कि वो आरामदायक स्थिति में डॉक्टर तक आ जाए, डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप कर ले, और जो जो चीजें डॉक्टर बताते हैं वो परिवार के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और परिवार के लोगों को ध्यान से उनको फॉलो करवाना चाहिए। तो हम लोग सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं तो सोनोग्राफी करवाना चाहिए, डॉक्टर से उसकी जांच करवाना चाहिए। तरह तरह की खून की जांचें होती हैं, उसमें थोड़ा समझना भी चाहिए, थोड़े लोग जो एजुकेटेड है उनको समझना भी चाहिए कि डॉक्टर बोल रहा है कि इसको थायराइड है तो इसको ये दवाई रेगुलर देना है, उसका खून की कमी है तो उसको ये खाना देना है, या कभी कभी खून की कमी इतनी हो जाती है कि इंजेक्शंस लगाना पड़ते हैं। मतलब जो कुछ भी डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। साथ में आजकल वैक्सीनेशन भी लगाते हैं, तो जो वैक्सीनेशन लगाते हैं, कई महिलाएं हमने देखी है कि जिनको कभी लाइफ में इंजेक्शन नहीं लगे होते हैं वो इतना डरती हैं एक इंजेक्शन से, तो उन्हें बहुत समझाना पड़ता है, परिवार के लोगों को भी उनको समझाना पड़ता है, डॉक्टर भी समझाते हैं कि नहीं भाई एक छोटी सी सुई लगवा लो, इससे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत फायदा होगा। तो इस तरह से है ना परिवार की बहुत अहम भूमिका है उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, कि है ना उसकी स्वास्थ्य सेवाओं में हेल्प करें
और जो डॉक्टर ने बताया है उसे फॉलो करें। डॉक्टर की बातें बहुत ध्यान से सुने, स्पेशली अगर हस्बैंड जाते हैं तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप, आजकल तो है ना पेरेंटल सेशन भी होते हैं, उसमें हस्बैंड अगर है तो उनको जरूर जाना चाहिए। स्पेशली जब न्यूक्लियर फैमिली रहती है तो उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या क्या ऐसे साइंस होते हैं, इसमें तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन है जो लेना चाहिए, क्या क्या डेंजरस सिग्नल्स है प्रेगनेंसी के, क्या क्या ऐसी वो है जिसमें है ना तुरंत अस्पताल में डिलीवरी के लिए लेके आना चाहिए, और पिपेरियम में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या उसे किस तरह की हेल्प करना चाहिए। तो इसमें पति की भी बहुत अहम भूमिका रहती है, उसको सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मेडिकल केयर में भी परिवार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। नेक्स्ट प्लीज। अब इमरजेंसी में फैमिली का क्या सपोर्ट है? जैसा अभी मैंने बताया कि पेशेंट को बहुत सारे इमरजेंसीज आ जाती हैं अर्ली प्रेगनेंसी से। कभी कभी जब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्लीडिंग हो जाती है, तो जब ब्लीडिंग है ना, इट्स अ डेंजरस सिग्नल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अमेनोरिया ही रहता है 9 मंथ का, कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती। अगर ब्लीडिंग होती है तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और घर के लोगों को और ये समझना चाहिए कि इट इज एन इमरजेंसी। उन्हें तुरंत ही व्हीकल का अरेंजमेंट करके डॉक्टर को फोन करके अस्पताल में पहुंचना चाहिए। इसके बाद है ना छोटी छोटी जैसे प्रॉब्लम रहती है, जैसे वोमिटिंग है, तो उसको बहुत कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अरे ये तो होती है प्रेगनेंसी, मदर इन लॉ भी कह देती है अरे ये तो होती है। ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत वोमिटिंग ठीक है, एक आध बार हो गई, पर जब इतनी वोमिटिंग हो रही है कि वो कुछ खा ही नहीं पा रही है, तो डेफिनेटली उसको है ना सोडियम की, पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, पानी की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ऐसे में फिर बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, या डॉक्टर ने जो भी अगर आपने दिखाया तो उसने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई कोई दवाई देते हैं जिसको सुबह उठते ही साथ खा लो तो फिर वोमिटिंग नहीं होती है, कभी कभी एसिडिटी के कारण होती है तो एसिडिटी की दवाई भी डॉक्टर देते हैं जो खाने के पहले खाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आपको खाने के पहले मतलब ध्यान से उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारी वो चीज नॉट मतलब वो बहुत परेशान रहती है प्रेगनेंसी में कई लेडीज, तो वो अपनी दवाइयां नहीं खाती हैं टाइम से, तो उन्हें बराबर दवाइयां देना पड़ती हैं। फिर इसके बाद है ना जैसे सूजन आ जाती है पैर में, है ना, तो सूजन जो है वो हमेशा नॉर्मल नहीं होती प्रेगनेंसी में। सूजन ये शो करती है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। बहुत 5% केसेस में हो सकता है कि वो क्योंकि थोड़ा सा वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है प्रेगनेंसी के कारण, तो बैक फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग वगैरह में हो जाए वो बात अलग है, पर वो सुबह ठीक हो जाना चाहिए। पर अगर पूरे टाइम वो सूजन है तो आप ये समझिए कि ये प्री एक्लेम्शिया का साइन हो सकता है, या पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई किडनी की प्रॉब्लम है। तो सूजन को भी है ना बहुत सारे लोग जब लाते हैं जब बिल्कुल पैर एकदम गुम्मा हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सूजन है और आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रही है सुबह उठ के, तो जरूर से आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर इसके बाद है ना भी चक्कर आना भी नॉर्मल बात नहीं है। मतलब कभी कभी ठीक है कि खाना वाना नहीं खाया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया तो चक्कर आ गया, कभी कभी एकदम पलंग से उठ के बैठती है पेशेंट तो भी हो जाता है कि भाई है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस समय बीपी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। पर अदरवाइज चक्कर आना मतलब बहुत इजीली नहीं लेना चाहिए फैमिली मेंबर्स को। चक्कर आया है मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हाई बीपी की वजह से होता है, कई बार स्पेशली लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में उनका एनीमिया इतना ज्यादा हो जाता है, हाइपोप्रोटीनीमिया इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से भी है ना चक्कर आते हैं और कोई घर के लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए है ना हमेशा फैमिली मेंबर्स को उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए, बार बार चेकअप करवाना चाहिए जो डेंजरस सिग्नल्स है। जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी के समय क्या होता है, ये अनुभवी महिलाओं को तो मालूम रहता है, हस्बैंड को भी पता रहना चाहिए कि जो है ना जब पेन्स आएंगे उसके साथ वाटर आएगा, उसके साथ ब्लीडिंग भी आ सकती है, तो इट्स एन इमरजेंसी और तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, तो सब अरेंजमेंट करके हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे डेंजरस सिग्नल्स रहते हैं प्रेगनेंसी के जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। और चक्कर हो गया, बीपी हो गया,
और एसिडिटी भी बहुत कॉमन है। बहुत सारी महिलाओं को आजकल तो एसिडिटी होती है, थोड़ी एंजाइटी रहती है, एंजाइटी के कारण भी एसिडिटी होती है। तो आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें, आप उन्हें उनके खाने में ध्यान रखें। हो सकता है उनको बहुत चटपटा खाना अच्छा लगता है और खा लेती हैं, पर आप उन्हें ध्यान रखें, देखें कि उनको इस तरह का भोजन करें जिससे एसिडिटी ना हो, खाना जल्दी खा लिया करें शाम को। तो इस तरह से सपोर्ट करना, फैमिली का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फीटल मूवमेंट आप महिला को बता के रखिए, और महिला कभी आपको कहती है घर वालों को, घर के मेंबर्स को, कि मुझे फीटल मूवमेंट कम हो रहे हैं, तो टेक इट सीरियसली। फीटल मूवमेंट कम हो रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और तुरंत ही उसको अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर उसके फीटल हार्ट सुन लेगा, जरूरत पड़ेगी तो डॉपलर लगा लेगा, उससे ज्यादा जरूरत पड़ी तो सोनोग्राफी कर लेंगे, और बेबी का वेल बीइंग अपन को समझ में आ जाएगा कि फीटल मूवमेंट क्यों कम है। कभी कभी कैसा होता है कि बेबी स्लीप में रहता है तो भी मूवमेंट कम होते हैं, पर ऐसा नहीं हमेशा सोचना चाहिए। इट इज ऑल्सो ए डेंजरस सिग्नल, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए कि मूवमेंट जब कम है तो हमेशा डॉक्टर सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है चाइल्ड बर्थ की। अब है ना, चाइल्ड बर्थ के लिए क्या करना है, फैमिली वालों का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले से ही घर के लोग, इंक्लूडिंग महिला, वो लोग है ना एक अपना बैग तैयार कर लेते हैं। पहले से एक बैग तैयार हमेशा रहना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में, कब जरूरत पड़ जाए उसमें थोड़े बच्चे के कपड़े, माँ के कपड़े, चादर, गिलास, थर्मस और छोटी छोटी चीजें, सैनिटरी पैड्स, बच्चों की नैपकी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। उस बैग को हमेशा तैयार रखना चाहिए कि क्या मालूम कब अस्पताल जाने की जरूरत हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये फैमिली का सपोर्ट का काम है कि वो हमेशा एक बैग तैयार रखे जिससे कि उसमें प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अदर सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है कि जब समझ लो पेन्स आए, उस समय घर में कोई ना कोई ऐसा अवेलेबल होना चाहिए पूरे टाइम जो उसको हॉस्पिटल तक ले जा सके। क्योंकि होता क्या है कि समझ लो घर में कोई नहीं है, कोई मेल मेंबर नहीं है, फीमेल कोई इतनी एक्टिव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए जब उसके 9 महीने पास आ जाते हैं तो हमेशा किसी न किसी फैमिली मेंबर को उसके साथ होना चाहिए, पता नहीं कब अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए। उसके अलावा भी समझ लो कि एक ही फैमिली मेंबर है, उसका हस्बैंड ही है, वो ऑफिस गया हुआ है, तो जो दूसरी महिलाएं हैं, आजकल तो सब थोड़ी एजुकेटेड है, सबके पास फोन है, तो आपको सब कुछ फोन नंबर अपने पास रखना चाहिए फैमिली मेंबर्स को, जिससे तुरंत ही इन्फॉर्म कर सके रिलेटिव्स को, हस्बैंड को, ससुर को कि भाई है ना कुछ प्रॉब्लम है, आ जाओ। इसके साथ ही साथ डॉक्टर का, जिस डॉक्टर के अंडर आपका वो है, उसका नंबर भी होना चाहिए उसके पास, रिलेटिव्स के पास, जिससे कि वो तुरंत डॉक्टर को भी फोन कर दे कि माय पेशेंट इज कमिंग टू यू, आप तैयार रहिए। इसके बाद है ना व्हीकल अरेंज करने की बात है। आजकल तो खैर मैक्सिमम लोगों के यहाँ व्हीकल रहता है, लेकिन एक तो जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है एम्बुलेंस, उसका नंबर अपने पास होना चाहिए। और आपके घर में भी गाड़ी, पता लगा गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। रोज चेक करना चाहिए कि पेट्रोल की टंकी फुल है, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। एनी टाइम इन इमरजेंसी, जब भी हमारे घर की महिला को जरूरत पड़ेगी, हम उसे हॉस्पिटल आराम से पहुंचा सकेंगे। तो इस तरह है ना चाइल्ड बर्थ में। और इसके बाद है ना फिर आजकल तो सब लोग है ना डिलीवरी में भी हस्बैंड को खड़ा रखते हैं, तो बाहर तो रिलेटिव खड़े रहने चाहिए, साथ में कभी कभी हस्बैंड को भी वो लोग अलाउ कर देते हैं भीतर। तो हस्बैंड को सब कुछ पता होना चाहिए, वो पता लगा खुद ही घबरा रहा है हस्बैंड, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे भी डिलीवरी में साथ देना है। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। इसके बाद है ना घर में कोई सीनियर भी साथ में होना चाहिए। कभी कभी जो हस्बैंड रहता है वो जरूरी नहीं है कि है ना कंसेंट दे सके, क्योंकि एकदम ही डॉक्टर बोल देता है कि भाई सीजर करना है। अब पता लगा दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई सीनियर नहीं है, वो हस्बैंड कहता मैं परमिशन नहीं दे सकता, मैं कंसेंट नहीं दे सकता। मदर इन लॉ बोलती मैं अकेली कंसेंट नहीं दूंगी। लेडी की कंसेंट पे लीगली हम कर सकते हैं, पर हमारे इंडिया में आज भी हस्बैंड और मदर इन लॉ की कंसेंट जरूरी होती है। तो है ना कोई सीनियर होना चाहिए जो साथ दे सके, डिसीजन लेने में हेल्प कर सके कि हाँ भाई सीजर करने को हम तैयार हैं, या है ना वो कह रहे हैं कि भाई इस चीज की जरूरत पड़ सकती है बच्चे को,
पीडियाट्रिशियन की जरूरत पड़ सकती है, बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ सकता है, तो उनको सपोर्ट कर, फैमिली मेंबर जो रहते हैं वो सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम उसको ठीक है नर्सरी में रखना पड़ेगा, तो हमारे पास 2 लेडीज है, एक जन है ना नर्सरी में चली जाएगी, एक हम माँ के साथ रहेंगे। तो इस तरह हमें है ना पूरा सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप सोचे कि आप अकेले सब कर लेंगे, नहीं। हालांकि वही मैंने बताया कि नेबर हैं, कलीग्स हैं, और कुछ नहीं तो फिर आया बाई हैं, नैनीज हैं, इन सब का हम सपोर्ट लेते हैं। पर जो भावनात्मक सपोर्ट, जो बहुत अच्छा सपोर्ट घर के लोग दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। इसलिए फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के समय रहिए और उनका सपोर्ट लीजिए। और उन्हें भी, मैं आज का लेक्चर इसीलिए ले रही हूँ कि फैमिली मेंबर भी ये समझे कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडी की इंपॉर्टेंट है, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है और उनकी भी बहुत जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, कैन यू हियर मी? यस यस, एक मिनट। ओके। इसके बाद बात आती है कि डिलीवरी के बाद, अब है ना डिलीवरी तो हो गई, अब डिलीवरी के बाद तो बहुत डबल जिम्मेदारी आ गई हमारे पास। एक जिम्मेदारी है ना तो हमारे पास माँ की थी और एक बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। अब 2 जिम्मेदारी हैं। अगर उस समय, अब इस समय डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा फैमिली सपोर्ट की जरूरत है। और आज लिटरेचर ये कहता है, इवन WHO ये कहता है कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पिपेरियम। मेंटल हेल्थ के बिल्कुल प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है पिपेरियम में। बहुत सारे केसेस, जिसको हम कहते हैं कि पिपेरियल ब्लूज, फिर पिपेरियल डिप्रेशन, फिर पिपेरियल साइकोसिस, ऐसे धीरे 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 होता है। तो हमें जैसे कि मदर है उसका ध्यान रखना पड़ता है परिवार के वालों को। कभी कभी वो रोती है, कभी कभी अच्छे से बिहेव नहीं करती, कभी कभी उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। 2-4 दिन ठीक है कि वो परेशान रहती है, लेकिन जब वो ज्यादा ही ऐसा बिहेव करने लगे कि बच्चे को नहीं संभाल रही, कपड़े फेंक रही है, घर ठीक से नहीं रख रही है, बाल नहीं बना रही है, तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पिपेरियल डिप्रेशन में जा रही है। और उस समय भी फैमिली मेंबर नहीं संभले तो ये समझ लीजिए कि वो पिपेरियल साइकोसिस में चली जाएगी, जिसमें उसे डॉक्टरों की हेल्प की जरूरत होगी। हालांकि पिपेरियल ब्लूज में और पिपेरियल डिप्रेशन में परिवार का सहयोग उसे सही रास्ते पर ला सकता है। बिल्कुल वो सही हो सकती है अगर हम उसका सपोर्ट करें तो, उसे पूरी तरह से हेल्प करें तो। जैसे है ना, और होता क्या है, डिलीवरी हुई, लड़का हो गया, सब लोग बस बच्चे में ही लग गए, है ना, माँ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। पर जब माँ की तरफ भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। अब उसमें इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के जितने हार्मोन्स थे वो सब जा रहे हैं बाहर। अब उसको फिर से अपने आप को संभालना है। उसको फीडिंग में इतनी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज शी इज अ फर्स्ट टाइम, शी इज अ प्राइमी, उसको फीड करते ही नहीं आ रहा है। हम डॉक्टर तो बोल के चले गए 2-2 घंटे में फीड कराना जी बच्चे को। अब 2-2 घंटे में मतलब आप समझ लो वो कब सोएगी, उसको इतना मतलब उसको नींद ही नहीं आती है, वो इतनी परेशान रहती है। फिर बच्चे ने पता लगा बार बार सुसु कर दी, बार बार पॉटी कर दी, उसकी नैपी चेंज करना है, तो फैमिली सपोर्ट चाहिए ना, कोई जन साथ में रहेगा तब तो कर पाएगी वो। जब है ना वो कुछ घंटे तो उसको सोने को भी चाहिए। पता लगा वो पूरी रात सो ही नहीं पाई बच्चे के साथ, और यही होता है 3-4 दिन के बाद वो इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो कहती मुझे ना बच्चा देखना ना खुद को देखना, मैं तो जा रहा, मुझे कुछ नहीं करना है, एंड शी गोज इन डिप्रेशन। तो इसलिए मदर को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, वो बहुत थकी रहती है। फिर कभी घर में जो बड़े बच्चे होते हैं ना, जैसे सेकंड डिलीवरी है तो वो बड़े बच्चों को भी तो देखना होता है, उनकी भी जिम्मेदारी रहती है। वो स्कूल जा रहे हैं, उसको बड़ा टेंशन रहता है कि वो स्कूल गया कि नहीं गया, उसका टिफिन बना कि नहीं बना, उसको कोई बस पे लेने गया कि नहीं गया। तो ये सारी चीजें फैमिली सपोर्ट से हो सकती हैं, और फैमिली सपोर्ट करती भी है। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। अगर वो ऐसा कर रही है तो उसको काउंसलिंग करना चाहिए, उसे भावनात्मक सपोर्ट देना चाहिए, उसे प्यार से समझाना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और उसको सब तरफ से हेल्प करना चाहिए। कभी कभी तो वो बहुत ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, बहुत परेशान हो जाती है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, परेशान हो जाती है। कभी कभी जब डॉक्टर बोल देते हैं टॉप फीड करना है, तो पता लगा अभी जब तक टॉप फीड करके चम्मच से दूध पिलाया मुश्किल से पॉटी कर ली, अब पता लगा नैपी चेंज की जब तक रोने लगा, मतलब उसको सोने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। तो इस तरह मदर बहुत ज्यादा परेशान रहती है, और इसीलिए WHO ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंटल हेल्थ का एक अलग से प्रोजेक्ट और प्रोग्राम रखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ डिलीवरी के बाद बहुत अच्छी रहे और उसको संभालें।
मतलब साइकोसिस में कोई को किसी भी लेडी को नहीं जाना चाहिए। हर एक लेडी अगर उसको कुछ थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको परिवार के लोग सपोर्ट करके और उसको ठीक कर सकते हैं, साइकोसिस में ना जाए। और अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि है ना क्या होता है कि जो हमारी ओल्ड महिलाएं हैं उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है और वो अवेयर नहीं रहती हैं कि कैसा क्या करना चाहिए। इसलिए है ना बहुत जरूरी है कि हम उनको ध्यान दें इन सब चीजों पर और उसको साइकोसिस में ना जाने दें और सब चीजों का उसका ध्यान रखें। उसके बाल बनाना है, उसको नहलाना है, उसको पैड चेंज करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं कर पाती। उसको टाँके लगे हुए हैं, चाहे सिजेरियन स्टिचेस हैं, चाहे एपिजिटोमी के स्टिचेस हैं, वो चल नहीं पा रही है, उसकी एपिजिटोमी की केयर करना है। उसके एब्डोमिनल स्टिचेस बहुत पेन कर रहे हैं, उसको फीड करना नहीं आ रहा है। मतलब मदर की 100 प्रॉब्लम है और वो फैमिली सपोर्ट ही कर सकता है सब ठीक। आप सोचे डॉक्टर तो बैठा नहीं रहेगा, नर्स तो बैठी नहीं रहेगी, सपोर्ट तो कर परिवार के ही लोग करेंगे। इसलिए मदर की केयर बहुत जरूरी है कि परिवार के लोग देखें। फिर बेबी की केयर, बेबी की केयर भी उतनी इम्पोर्टेंट है। बेबी को फीड कराना है, बेबी को वाथ दिलवाना है, बेबी की नैपी चेंज करना है, बराबर ध्यान रखना है किस तरह का मोशन हो रहा है, बेबी ने यूरिन पास किया कि नहीं किया, बेबी पीला तो नहीं हो रहा है, उसे जॉन्डिस तो नहीं हो रही है, बेबी फीड अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, क्योंकि बेबी की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मदर अच्छी कंडीशन में नहीं रहती है, मदर साइकोसिस में रहती है, जैसे घर का पूरा सपोर्ट नहीं रखता है, उनके बच्चे बाद में बीमार पड़ते हैं, वेट गेन नहीं करते हैं, डायरिया होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उन सब प्रॉब्लम को बचाया जा सकता है अगर बेबी की केयर अच्छी। और मदर अकेली बेबी की केयर नहीं कर सकती, 24 घंटे कैसे देखेगी वो। आपको घर के लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा कि भाई तुम सो जाओ, 4 घंटे हम बेबी को देख लेंगे, जब फीड की जरूरत पड़ेगी तब जगा लेंगे। तो इस तरह घर के लोगों को बेबी को सपोर्ट करना ही, मतलब बेबी की केयर के लिए भी सपोर्ट करना पड़ता है डिलीवरी के बाद। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई मतलब सबका काम खत्म, तो उसके बाद तो और भी ज्यादा काम बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है पूरा डिलीवरी के बाद कम से कम मिनिमम 3 months शी डेफिनेटली नीड केयर। बहुत हमारे यहाँ जो नियोनेटल डेथ जो सबसे ज्यादा होती है वो फर्स्ट 3 months में ही होती है। साइकोसिस जो होती है वो भी शुरू में ही 15-20 दिन, महीने भर बाद हो जाती है। तो इसलिए उस पीरियड को भी बहुत अच्छे से हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब है ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हमें उस परिवार में ही निकालना पड़ते हैं। ये बड़ों का काम है, जो घर में बड़े रहते हैं उनका काम है कि वो इनका सॉल्यूशन भी निकालें और मदर को किसी भी तरह का कोई टेंशन ना होने दें, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। कई बार कम्युनिकेशन ही नहीं होता, माँ को प्रॉब्लम है, उसने बस सास को बता दिया, सास ने ऐसे छोड़ दिया, उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। या हस्बैंड को बता दिया, हस्बैंड अपनी उनकी मीटिंग है, वो इतने बिजी हैं कि उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जब सब शाम को आए पता लगा बैग ही रप्चर हो चुका है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन सीखना चाहिए और घर के लोगों को भी उसकी हर बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कह रही है, उसको क्या समस्या है, उसकी समस्या का समाधान भी इमीडिएटली करना चाहिए, उस पर ध्यान। क्योंकि कई बार ये तो ऐसा कहती रहती है, अरे ये तो पूरे टाइम ऐसी करती रहती है, ऐसा नहीं है। उसको जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढना चाहिए घर के लोगों को और समाधान करना चाहिए, जिससे वो माँ आरामदायक स्थिति में अपना समय निकाल सके। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए घर के बड़े लोगों को, हस्बैंड को, जो भी अर्निंग मेंबर है घर के, उनको पूरी प्लानिंग करना चाहिए कि कहाँ कितना पैसा खर्च होगा। अगर सिजेरियन की नौबत आ गई, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो एटलीस्ट 1 to 2 लाख रुपीज आपके पास रखे रहना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो आपके पहले से आपकी पूरी वो होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। आपको डॉक्टर को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आया बाई को, नर्स को, सबसे आप यूज टू होना चाहिए, डॉक्टर से यूज टू होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, बच्चे के लिए भी जरूरत पड़ती है, माँ के लिए भी जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में भी पेमेंट करना पड़ता है, मेडिसिन भी लगती है। तो मेरा ये कहना है फैमिली को कि आप है ना फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके रखें, क्योंकि एंड टाइम पर परेशानी नहीं होना चाहिए कि फाइनेंस की वजह से ये दवाई नहीं हो पाई, फाइनेंस की वजह से हम टर्शरी सेंटर में नहीं ले जा पाए, फाइनेंस की वजह से हमारी पेशेंट को ऐसा हो गया। तो ऐसा बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ कम्युनिटी का सपोर्ट भी लेना चाहिए। जैसे अगर आपके पास घर में नहीं है मेंबर, तो आप बेझिझक
कम्युनिटी के लोग, मतलब आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जो हॉस्पिटल में नर्सेज रहती हैं वो हैं, डॉक्टर्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर हैं, सब लोगों में से किसी की भी हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि वो ऐसा क्रिटिकल समय है कि उस समय की जो हेल्प है वो जिंदगी भर के लिए आपको हेल्प करेगी। अगर उस समय सब नहीं मिली और कुछ अनटूवर्ड्स हो गया तो वो आप जिंदगी भर तक भूलेंगे नहीं। इसलिए आप सबसे बना के रखिए, सबके फोन नंबर अपने पास रखिए। अगर आपके घर में मतलब भाई दी में ज्यादा लोग नहीं है तो आपको कम्युनिटी का सपोर्ट भी लेना पड़ सकता है। आजकल एम्बुलेंस भी आ जाती है, डॉक्टर भी, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब हो जाता है, तो कम्युनिटी सपोर्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। कभी कभी आपको जब घर में कोई नहीं होता है तो नैनी मिलती है, वो रखना पड़ती है, तो नैनी को रखना पड़ता है। वो इस तरह की, मतलब आप पहले से ढूंढ के रखिए कि जो आपको सपोर्ट कर सके। ट्विन प्रेगनेंसी में स्पेशली बहुत जरूरी होता है कि आपके साथ एक दो लोग रहें जो बच्चों को संभाल सके। तो इस तरह कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हस्बैंड का सपोर्ट। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हस्बैंड को है ना सब तरह से बातें करना चाहिए, सब तरह की बातें, क्योंकि हस्बैंड से की जा सकती है। हस्बैंड को सब तरह की प्रॉब्लम्स बताना चाहिए, हस्बैंड को हर बड़े आराम से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं मेरी मीटिंग है, मुझे तो ये काम है, मुझे तो नहीं। जरा थोड़ा वाइफ को ध्यान से सुनिए, उसके साथ कुछ समय बिताइए, उसके साथ कुछ हंसी मजाक करिए, कुछ सकारात्मक वातावरण बनाइए, साथ जाइए अस्पताल उसके, उसको मेडिसिन में हेल्प करिए, उसको जैसे कहीं थोड़ा घुमाने ले जाइए, कुछ एंटरटेनमेंट में हेल्प करिए। तो हस्बैंड की भूमिका तो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए अगर हम प्रेगनेंसी का आउटपुट बहुत अच्छा चाहते हैं। तो हस्बैंड का बहुत ज्यादा रोल है। इसके बाद है ना घर में और लोगों का, जो फैमिली मेंबर्स है, वो उसे आराम दे सकते हैं, उसको सहायता कर सकते हैं। उसके जो पहले के बच्चे हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी है तो उसकी देख रेख कर सकते हैं। घर में बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनको आराम से, मतलब जो बाहर के लोग आते हैं उनको आराम से वो निपटा सकते हैं, कह सकते हैं वो बिजी है, वो उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उसका और सब कामों का ध्यान रखें, उसके सोने का ध्यान रखें। सब चीजों का ध्यान रखना फैमिली की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्लीज। मेंटल हेल्थ के बारे में तो मैंने अभी आपको काफी बताया कि अगर प्रेगनेंसी में मदर को तनाव है तो आप स्ट्रेस के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लेक्चर बहुत सारे सेशन अटेंड कर चुकी होंगी अभी तक। हमें उस समय जो तनाव है सिर्फ माँ के चेहरे पे ही दिखता है और उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे उसे गुस्सा आ रहा है या उसे बहुत ज्यादा टेंशन है तो उसको कई लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, पर क्योंकि उसका इफेक्ट बाद में समझ में आता है। क्योंकि अगर मदर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो अबॉर्शंस हो सकते हैं, फिर बच्चे को कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है। और जब बच्चे डिलीवरी हो जाती है तब समझ में आता है कि है ना बच्चे को ऑटिज्म है, बच्चे का बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल है, बच्चा बहुत उधम मचाता है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, बच्चे को बहुत सारी मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब है ना माँ के टेंशन के कारण ही होता है। तो मेंटल हेल्थ को बहुत भावनात्मक जो इमोशनल वो है उस पे तो प्रेगनेंसी में भी बहुत ध्यान देना है। और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पिपेरियम में, डिलीवरी में, पिपेरियम में भी उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा रोल तो पिपेरियम में ही है कि जब माँ को बहुत ज्यादा जरूरत है कि कैसे वो बच्चे की देख रेख करे, कैसे वो अपनी हेल्थ देखे। तो मेंटल हेल्थ के बारे में तो अभी हम काफी कुछ बोल ही चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। हो गया क्या? नेक्स्ट 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 प्लीज। हाँ, अब है ना क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो अब हर चीज पे तो ध्यान देना बहुत मुश्किल है। तो जरा फास्ट, आई एम गोइंग फास्ट कि है ना आप है ना अगर ये सीख लें ABCD ऑफ लाइफ, घर के मेंबर भी, हस्बैंड भी, वाइफ भी, जिसको प्रेगनेंसी है वो भी, अगर ये ABCD ऑफ लाइफ सीख ले तो उसके बहुत सारे टेंशन ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, फटाफट चेंज करते जाइए। तो पहला है A, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट में रहें,
जैसा मैंने बताया कि घर में थोड़ी बहुत चिकपिक पिकपिक तो चलती रहती है, 4 बर्तन खड़कते ही रहते हैं, तो उसको मन में बांध के ना रखे कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे से ये कहा था, मेरी सिस्टर, तो मैं अब उससे बात नहीं करूंगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे झड़क दिया था तो मैं ऐसा करूंगी, मैं बोलूंगी। प्लीज लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद बच्चा और आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप आज में रहिए और आप आज को एंजॉय करिए, पुरानी बातों को भूल जाइए। जैसे सब्जी की दुकान होती है और फल की दुकान होती है, तो वो सामने सामने क्या रखते हैं, फ्रेश फ्रेश चीजें रखते हैं। तो ऐसे ही आप अच्छी अच्छी चीजों को सामने रखिए, पुरानी चीजों में तो वैसे भी बास आने लगती है, उनको फेंक दीजिए, डिलीट कर दीजिए उनको, और खुश खुश अच्छे से प्रेजेंट में रहिए। पुराने जो भी कड़वाहट है, किसी से भी, किसी भी फैमिली मेंबर से कड़वाहट है, उसको कुछ कम से कम 1 साल के लिए तो भूल जाइए। जब आपको उसकी सपोर्ट की जरूरत है तब जरूर उसको भूल जाइए और उसको उसमें उनकी सहायता लीजिए और अपनी जर्नी को बहुत कंफर्टेबल करिए। एक इसे एटीट्यूड भी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी कि हमारा दृष्टिकोण कैसा हो। हमें अपना दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। कोई भले ही नेगेटिव भी सोच रहा हो तो भी आप हर चीज को पॉजिटिव है, क्योंकि इट इज द वे हाउ वी टेक द थिंग्स, तो हमें उनको बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट। पास्ट तो बेकार है, कैंसिल्ड चेक है, और फ्यूचर तो नॉट येट बॉर्न, मिस्ट्री है, उसके बारे में क्या ज्यादा सोचना। प्रेजेंट हम अच्छा कहेंगे तो फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट प्लीज। बी पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, बच्चे के साथ हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे वो लड़की हो जाए चाहे वो लड़का हो जाए। लड़की है तो माँ को तो वो भी बहुत प्यारी है, लड़का भी प्यारा है तो लड़की भी प्यारी है, बाकी लोगों को रहे ना रहे, हमें तो लड़की भी प्यारी है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी ने कुछ 2 बात कह दी है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, उनको अपने मन में मत रखो। बहुत पॉजिटिव रहो। हर चीज का देखने का जो आपका एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, उसे हमेशा पॉजिटिव रखो। बी पॉजिटिव फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एटलीस्ट फॉर दिस 1 ईयर। ऑफ कोर्स इफ थ्रू आउट द लाइफ तो आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, आप नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं, पर कम से कम अभी घर के लोग भी और आप भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक वातावरण बना के रखें, उससे माँ को और बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए पॉजिटिव का क्या फर्क। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे इमोटो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में रखा, तो जब अच्छी चीज सोची तो देखिए कितना सुंदर वो बना है, और जब खराब चीज सोचते हैं, हिटलर और ये वो, तो एकदम खराब बनता है। तो अब आपकी बॉडी में तो 75% वाटर है, तो आपको पॉजिटिव सोचने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल सोच के चलिए, ऐसी सुंदर बन जाएंगे आप, ऐसी आपकी सुंदर पूरी बॉडी का एक एक सेल बन जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। This what I am telling you, attitude is everything। आप अपना दृष्टिकोण तो बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। आप अपना दृष्टिकोण बदलिए, दुनिया बदल जाएगी, बस देखने का नजरिया बदलना चाहिए, ठीक है ना। नजरें बदलिए, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, उसको प्रेस करते जाइए। देखिए सिचुएशंस आर नॉट स्ट्रेसफुल। सिचुएशंस आती हैं, हमें लगती है स्ट्रेसफुल है, लेकिन नेक्स्ट प्लीज, लेकिन दिस इज द वे हाउ वी टेक देम। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी चीज कुछ होती है, तो इट इज द सिचुएशन, तो ऐसा नहीं है, इट इज द वे हाउ वी टेक देम। वही सिचुएशन मेरे सामने आई, मैंने उसे बहुत इजीली पास कर दिया। वही सब आपके सामने आई, आप उसे बहुत ज्यादा हिल गए, बिल्कुल एकदम टर्मोइल में आ गए। तो ऐसा, इसलिए आप अपने आप को स्थिर रखिए, अपना दृष्टिकोण अच्छा रखिए। जैसे गीता में कहा है ना, स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ जो होता है वो किसी चीज से हिलता नहीं। हम उतने तो नहीं बन सकते स्थिर प्रज्ञ, पर कोशिश तो करिए। सिचुएशन आए तो एकदम घबराइए मत, थोड़ी देर स्थिर रहिए, थोड़ी देर सोचिए, उसका सोल्यूशन निकालिए और आगे बढ़िए। इट इज द वे हाउ वी टेक देम। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोग बाग बहुत अच्छे से उनको निकाल देते हैं, और कोई छोटी सी में भी घबरा जाता है। तो आपको अपने आप अपना एटीट्यूड बहुत अच्छा रखना चाहिए। चेंज। नेक्स्ट प्लीज। चेंज योर कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो नई लड़की घर में आती है, बहू जो आती है, उसको है ना, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो अपने घर में ऐसे ही रहती थी लाड़ दुलाड़ से रहती होगी, उसका अपना स्टाइल अलग होगा, पर समय के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से आप अपना थोड़ा कल्चर चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा आप उसमें समा जाइए ना, उस परिवार में। पता नहीं आजकल की जनरेशन को, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, पर थोड़ी अपनी मदर इन लॉ से सबको प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्होंने आपको अपना बच्चा दिया है, आपका जब बच्चा होगा तब आपको समझ में आएगा कि वो बच्चा क्या होता है। उन्होंने तो अपना बच्चा आपको सौंप दिया है, ये सोचिए ना, कितनी बड़ी चीज है। तो अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है उनका, आपकी मदर का भी तो होगा ना, आपकी मदर भी तो उसी जनरेशन की है। मदर की जब आप दो बातें सुन लेती है तो थोड़ी उनकी भी सुन लीजिए। घर के लोगों ने कुछ कह दिया तो उसे बहुत सीरियसली मत लीजिए, कभी कभी गुस्से में कोई कुछ कह भी देता है, तो प्लीज चेंज योर कल्चर, है ना, अपना कल्चर को थोड़ा चेंज करें। देखो कितने प्यार से सो रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे पे भौंकते हैं। जब अच्छा कल्चर होता है, चेंज कर लेते हैं कल्चर, तो वही देखो कितने आराम से एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अगर कुछ ऐसा लगता भी है, देखिए, अगर थोड़ा बहुत परेशानी होती है, कभी निकल जाइए, प्रकृति आपका कितना साथ देती है। बहुत सुंदर वातावरण। आप एक बार पहाड़ में, झील में, बगीचे में चले तो जाइए, पर्वत देखिए, बादल देखिए, पूरा आपका माइंड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा अच्छा खाना खाइए, कभी कभी भूख भूख लगती है, उससे भी गुस्सा आती है, तो अच्छा अच्छा खाना खाइए, that will also change your attitude, that will also change your culture, है ना। नेक्स्ट प्लीज। और अभी बहुत गुस्सा आए तो आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, उससे भी है ना आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है। जो हमारी सांसें ठीक चलती हैं, कहते हैं ना ध्यान में जाते हैं, जब हम सांसें अच्छी लेते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का मतलब क्या है कि जो हमारा मस्तिष्क है उसकी जो तरंगे हैं उनकी गति अपने आप शांत हो जाती है और हमारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। तो नेक्स्ट प्लीज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवर योर सेल्फ। कभी कभी है ना हमको ऐसा लगता है कि अरे हमें तो ये नहीं आता, हमें तो, हमारी जिठानी तो इतनी होशियार है इसलिए सास पूरे टाइम उसकी वो करती है। अरे आप में भी कुछ ना कुछ अच्छा है, आप में, आप ढूंढिए तो सही, आप में कुछ ना कुछ अच्छा निकल आएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अमिताभ बच्चन की आवाज को आज दुनिया दुनिया सहला रही है और कितनी सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और आपको मालूम है, एक दिन रेडियो के इंटरव्यू में जब गए थे तो वहां उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, आप में कुछ ना कुछ चीज अच्छी है, समय आने पर वो आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, अब्दुल कलाम जी हैं जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि दुनिया में अपना नाम कमा दिया। आपको मालूम है वो पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए थे। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक कहीं फेलियर होता है, आप फैमिली में मिल नहीं पाती हैं, कोई काम नहीं कर पाती हैं, मदर इन लॉ ने बोल दिया कि आप खाना अच्छा नहीं बना पा रही हैं, या आप साड़ी अच्छे से नहीं पहन पा रही हैं, या आपने मेहमानों का स्वागत अच्छे से नहीं, डोंट टेक इट सीरियसली। आप में दूसरी कोई अच्छी चीज होगी, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आपको खाना, दूसरी रेसिपी बनाना बहुत अच्छी आती है। डोंट फील योरसेल्फ इंफीरियर, यू आर द बेस्ट पर्सन। सोचो कि आप बहुत ही अच्छी हैं और आपको भगवान ने सबसे अलग बनाया है, आप कुछ अच्छा करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंजॉय एवरी मोमेंट। ऐसा मत सोचिए कि ये 9 महीने निकले तो मैं छुट्टी पाऊं, 9 महीने निकले तो मैं छुट्टी पा जाऊंगी, ये बिल्कुल गलत है। ईच एंड, क्योंकि ये आजकल तो वैसे भी एक बच्चे का फैशन हो गया है, 2 में तो कम से कम दूसरे बार का रहता था कि हम उस जर्नी को एंजॉय कर लेंगे। तो ये जो जर्नी है जो ईश्वर ने आपको दी है, आप उसका ईच एंड एवरी मोमेंट यू एंजॉय। जब वो बच्चे की फर्स्ट किक लगती है, जब फर्स्ट बच्चे का फर्स्ट मूवमेंट आता है, जब डिलीवरी के बाद बच्चे की क्राई सुनाई देती है, जब बच्चे को हम फीड कराते हैं, वो ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड आफ्टरवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की देख रेख तो 3 साल तक करनी पड़ती है, अभी हम तो 1 ही साल की बात कर रहे हैं, मतलब 3 महीने की बात कर रहे हैं। घर के लोगों का सपोर्ट ही होता है जो बच्चे को अच्छा पाल देता है। स्पेशली वर्किंग वुमेन जो है, उन्हें तो ये समझना चाहिए कि फैमिली को समेट के ही रखें, वही लोग हेल्प करेंगे आपकी। सो डोंट बी इन टेंशन,
बहुत परेशान मत होइए कि अरे कहाँ से आफत आ गई, क्या हो गया, मैं तो ऐसी थी, मैं ये हो गई। नहीं, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड लेटर ऑन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। F इज फॉर फॉरगेट एंड फॉरगिव। ये एक रूल आप अपना लीजिए जिंदगी में, प्रेगनेंसी में नहीं, जिंदगी में, कि कुछ भी अगर हो जाए, किसी ने आपको कुछ कह भी दिया, आपसे कुछ गलत भी हो गया, आगे वाले ने कुछ गलत भी कर दिया, तो प्लीज दो चीजें सीखिए। एक तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन माफ करने से अकेला काम नहीं चलेगा। फिर 2 घंटे बाद याद आ जाए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर दूसरे दिन याद आ जाएगा कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला था। सो फॉरगेट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। आप फॉरगिव भी करिए और फॉरगेट भी करिए। रोज रात को सोने के पहले दिन भर जो कुछ भी गलत हो गया है, किसी ने कुछ कह दिया है, आपने भी किसी से कुछ गलती कर दी है, आपने भी कुछ किसी को बोल दिया, गुस्से में हम भी बोल देते हैं, तो आप प्लीज दो चीजें याद रखिए। रात को सोते समय सब चीजों को फॉरगिव करिए, हर को माफी दीजिए, माफी लीजिए, माफी दीजिए और भूल जाइए। नया सवेरा जब होगा तो पुरानी चीजों को बॉक्स में बंद करके ताला लगा के डिलीट कर दीजिए आपके दिमाग से। सो फॉरगेट एंड फॉरगिव इज अ की टू लिव हैप्पी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। और आखिरी में, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ समस्या नहीं सुलझ रही है, मुझे ये परेशानी हो रही है, तो भगवान तो है ना, भगवान तो बैठा है, और भगवान भले ही खुद नहीं आएगा, किसी ना किसी के थ्रू वो करवा देगा। तो कभी भी इतने टेंशन में मत आइए कि मुझे ये हो गया, आप क्या होगा। ये समझिए कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा भगवान और भी अच्छा होगा। इसलिए जो कुछ भी परेशानियां हैं अपने सिर पर मत लीजिए, उन्हें भगवान को समर्पित कर दीजिए। सरेंडर टू गॉड लाइक अर्जुन। आप पूरा अपने आप को संपूर्ण भगवान को समर्पित कर दीजिए। अपने आप फैमिली के लोग आएंगे, अपने आप सपोर्ट करेंगे, एंड यू विल बी अ वेरी वेरी हैप्पी जर्नी ऑफ दिस प्रेगनेंसी एंड योर बेबी चाइल्ड। आपका बेबी स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, बड़े होके बहुत अच्छा बनेगा, अच्छा समाज में आपका नाम करेगा, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ सेइंग दैट शी इज माय सन और शी इज माय डॉटर। बहुत अच्छे से आपको प्रेगनेंसी मुबारक हो, और आपका बच्चा बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, और आप अच्छे से एंजॉय करें और आगे की जिंदगी को बहुत अच्छे से जिए। Thank you very much for hearing me constantly for 1 hour. Any question? थैंक यू मैम फॉर एन एक्सीलेंट टॉक। और जिसकी कोई सवाल है वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना जो चैट बॉक्स है उसमें टाइप भी कर लीजिए, हम वहां से भी पढ़ लेंगे। So I think कोई क्वेश्चन नहीं है। सब लोगों को बहुत अच्छा, इंडिया में ये बहुत अच्छी बात है कि जॉइंट फैमिलीज हैं और सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं होती है। डिलीवरी के समय हमारी मदर आ जाती हैं, मदर फादर आ जाते हैं, सास ससुर आ जाते हैं, और सब बहुत हेल्प करते हैं। क्या लिखा है मैडम? अगर जिनकी कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं है, तो मैंने बताया ना कि आप है ना कलीग्स का सपोर्ट ले सकते हैं, नेबरहुड का सपोर्ट ले सकते हैं, फ्रेंड्स का सपोर्ट ले सकते हैं, और नहीं तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी हुई है, जैसे आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, एएनएम है, घर में भी आके हेल्प करती हैं, और फिर नैनी है, और आप अपनी कोई सर्वेंट भी रख सकती है। आजकल बहुत सारी एजेंसीज हैं, अगर आप उन एजेंसीज को बोल दें तो वो लोग भी आके आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, आपको मेरी टॉक अच्छी लगी। आशा है आगे भी इसी तरह के सेशन होते रहेंगे और आप लोग एंजॉय करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम।
थैंक यू सो मच फॉर द टॉक। थैंक यू बहुत सारे थैंक यू आ रहे हैं। थैंक यू एवरीबडी ऑन द गपशप का टीम। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू फॉर Thank you, हियरिंग मी पेशेंटली। और फैमिली के लोग जो लोग हैं वो भी अच्छे से सब समझ रहे होंगे, सुनेंगे और आगे उसी तरह का बिहेव करेंगे और आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं आशा करती हूँ Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, वेलकम। हाथी कहाँ रहता है? सुंदर वन लिखो। सो स्वीट। एक बार सब बोल रहे हैं आ रहे हैं ना, टाइम हो गया। एक बार बोल दो 118 119 एक बार बोल दो। किससे कर रही थी आप अभी? एक बच्चा बोल रहा था। हाँ, एक बच्चे की बहुत अच्छी आवाज आ रही थी, दिख रहा था, मैंने उसे बाबा किया। दो गोली वाली गली से करूंगा। चल 10 रुपए में जोर से एक बच्चा दिखा। हेलो हेलो दादा 37 लोग रह गए। हाँ बिल्कुल बारिश